हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। और आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा 5 एसेंशियल पॉइंट्स यू मस्ट नो बिफोर यू गो टू हेयर ट्रांसप्लांट। 5 जरूरी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं या कहीं पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। आर यू द आइडियल कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? इसको मैं डिटेल में 5 पॉइंट्स की हेल्प से समझाना चाहूँगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है एज। जनरली जो भी अच्छे क्लिनिक हैं, ज़्यादातर पेशेंट हमारे 25 से लेके 50 ईयर ऑफ एज के बीच में रहते हैं, क्योंकि इन केस में हम एक तो स्टेबल हेयर लॉस रहता है और हम ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। यदि आप ग्रेड 3, 4 या 5 में पहुंच गए बिफोर 25 ईयर ऑफ एज, तो इवन 16-17 ईयर्स में भी हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं। और सेम केस आफ्टर 50 ईयर्स, यदि आप फुली फिट हैं, आपका डोनर भी बहुत अच्छा है, तो भी हम अच्छे रिजल्ट्स आपके इवन आफ्टर 50 to 60 भी हम 60 ईयर्स के बाद भी हम अच्छे से रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। सेकंड, मेडिकल फिटनेस। बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं जो कम्प्लीटली कंट्राइंडिकेटेड नहीं हैं, जैसे कि यदि आप में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो हम सर्जरी नहीं करेंगे। अनकंट्रोल्ड बीपी है, आपका कंट्रोल में नहीं, आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, तो भी आपकी सर्जरी शिफ्ट हो जाएगी या कैंसिल हो सकती है। सेम यदि आपको एनेस्थीसिया से एलर्जी है तो भी आपकी सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, आपकी ग्रेड क्या है। यदि आप ग्रेड 2 to 5 में हैं तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट आपके लिए बेस्ट थिंग है। बिलो 2, ग्रेड 1 में जनरली आपको ट्रांसप्लांट की नीड नहीं होती। सेम आफ्टर 5 आपका डोनर एरिया अच्छा होना चाहिए, जब भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। यदि आपका डोनर एरिया वीक है, बिलो एवरेज है, ग्राफ्ट्स बड़े दूर दूर हैं और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में ट्रांसप्लांट का ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि क्या वो मैक्सिमम कर सकते हैं, और यदि वो नहीं कर सकते, आपकी ग्रेड बहुत ज़्यादा, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, इतने ग्राफ्ट्स इवन आपके बॉडी पार्ट से लेके भी पूरे नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप दूसरे ऑप्शन जैसे कि पैच या विग की तरफ ही आप जाइएगा। एंड द फिफ्थ पॉइंट इन दिस इज द HT हेयर ट्रांसप्लांट ओनली सॉल्यूशन? तो हमेशा मैं चाहूँगा कि अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कीजिए, कहीं मेडिकेशन वगैरह से आपकी सिचुएशन ठीक हो सकती है। जैसे कि डिफ्यूज़ हेयर लॉस वाले बहुत से पेशेंट रहते हैं, उनके केस में यदि मेडिकेशन वो अच्छे से ले तो उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट की नीड ही नहीं होगी। What are the techniques of hair transplant and which technique is best for you? तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि 2 मेन टेक्निक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। इसका डिटेल वीडियो मैंने एक दूसरा बनाया हुआ है। आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप दूसरे वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। पर बेसिकली FUT और FUE 2 ही मेन टेक्निक्स हैं। FUT में हम आपका पीछे से कंप्लीट पैच रिमूव करके और एक लीनियर स्कार बनता है, हम आपके इम्प्लांटेशन करते हैं। इन FUE हम इंडिविजुअल ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो सामने की तरफ हम इम्प्लांट कर देते हैं। और इसकी कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन या इस तरह मॉडिफिकेशन भी हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और देन आपका डिसीजन हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है। डज हेयर ट्रांसप्लांट हैव एनी साइड इफेक्ट्स? डेफिनेटली ये सबसे ज़रूरी पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट के हो सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका क्लिनिक और डॉक्टर कैपेबल हैं, स्किलफुल हैं, तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट में नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा हर जो भी अच्छे क्लिनिक हैं कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, और इवन आफ्टर ड्यूरिंग द डे ऑफ सर्जरी वो जैसे एनेस्थीसिया का टेस्ट करते हैं, आपका BP मेजर करते हैं और प्री ऑप जिसको हम बोलते हैं वो सब करते हैं। तो इससे भी हमें एसेस हो जाता है कि किस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो ये एक बेटर चीज़ है कि आप ये सब करवाइए ज़रूर। एंड थर्ड पार्ट, जो भी अच्छे क्लिनिक हैं अपने साथ एक एनेस्थेटिस्ट वगैरह उनके साथ अटैच्ड होता है, और आजकल जो कि कोर्ट की गाइडलाइंस है जनरली वो किसी न किसी हॉस्पिटल से अटैच्ड होते हैं, तो ताकि कुछ भी ऐसा हो तो मैनेज किया जा सके। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इसमें होती हैं कि स्वेलिंग आपको थर्ड डे आती है, कई बार थोड़ा बहुत पेन आपको रह सकता है, या कई बार सेंसेशन जो कई बार वापस हीलिंग होके वापस आने में आपको 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक और जो डॉक्टर वो रियली स्किलफुल हैं और वो एलिजिबल हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं कि कौन कौन हेयर ट्रांसप्लांट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्जन एंड प्लास्टिक सर्जन ही हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाकी जितने भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटिस्ट
या ENT सर्जन्स भी, इन सब को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट किया है कि इन 2 के अलावा बाकी सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑल्दो टेक्नीशियंस या बाकी डॉक्टर्स जो हैं असिस्ट कर सकते हैं सर्जरी में मेन डॉक्टर को। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने क्लिनिक को विजिट जरूर करना चाहिए सर्जरी से पहले, डॉक्टर से भी मिलना चाहिए, उससे ये भी पूछना चाहिए कि वो क्या पार्ट प्ले करेगा, क्या पार्ट नहीं प्ले करेगा। तो उसका एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही प्ले करे, वही करे। क्या हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट है? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को कोई मेडिकेशन तो नहीं लेनी पड़ेगी, या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद चले तो नहीं जाएंगे? हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर लॉस रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट है, लेकिन ये सब के सब हेयर जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं ये उतने ही थिक रहें और पूरे प्रेजेंट रहें, और आप ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों में कुछ बाल थिन हो सकते हैं। सेम यदि आपके नेचुरल हेयर प्रेजेंट हैं और वो हेयर लॉस हो रहा, तो उसको रोकने के लिए आपको मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको हर 2 साल या 2.5 साल के बाद दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मेडिकेशन आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे हेयर्स जो नेचुरल हेयर्स हैं उनको अच्छा बनाए रखने के लिए और ट्रांसप्लांटेड हेयर को थिक रखने के लिए आपको लंबे समय तक मेडिकेशन लेनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपके मल्टीपल बॉडी एरिया जैसे कि बियर्ड या फिर बाकी बॉडी पार्ट्स भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, अभी भी आपकी बच गई हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज़ डाल सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैं उनका भी आपको अच्छे से जवाब दूँ।